Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair oriented classes with सिद्धि परीक्षा. So कैसे हो सब? I hope you all are good, healthy और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है अपने एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है. चाहे वो एनडी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, ठीक है. आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है. और जिन जिन के एग्जाम्स हैं जैसे कि सीयूईटी एग्जामिनेशन है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के स्लॉट्स काफ़ी लेट हैं, आज दो के 29 को है, दो के 28 को है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. जिन जिन के एग्जाम रहते हैं और जिन जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको स्पेशल ऑल द बेस्ट, ठीक है. वैसे तो सबके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है. सो कल कल हमारी क्लास मिस हो गई थी आई थिंक, है ना. चलो कुछ नहीं होता, कभी कभी तो गैप भी चलता है, ठीक है. सो आज स्टार्ट करते हैं हम. और टेंशन मत लो, कल की क्लास मिस हो गई थी तो आज और कल में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा, कल के टॉपिक्स जो भी बचते हैं, ठीक है. सो आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के या फिर इधर उधर की मैगजीन्स देख के जो मुझे समझ आया कि हाँ ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सो उन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. क्योंकि हम वही क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं. वैसे तो जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. आप सुबह से बैठोगे ना, शाम तक मैगजीन्स ही पढ़ते रहोगे, खत्म नहीं होगा आपका जीके. बट हमें जीके के साथ साथ जीएस पे भी फोकस करना है, ठीक है. सो जीएस पे फोकस करना आपकी गारंटी है कि आप अपना जीएस पे फोकस करो, ठीक है. और जीएस के लिए भी हम जल्दी एक बैच लेके आएंगे. प्लस सेकेंडली जो जीके का टॉपिक है वो मैं कवर करवा रहा हूँ आपको डेली 4-5 टॉपिक आसान है याद रखने और आप याद रख भी सकते हो, ठीक है. सो आज जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है स्टार्टअप्स की. अब इस रिपोर्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं? पहली बात इसको हम पढ़ रहे हैं कि 50 टॉप सिटीज को लिया है वर्ल्ड वाइड. अब उन 50 टॉप सिटीज में इंडिया की भी 3 सिटीज आई हैं सामने निकल के, इसीलिए हम इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे. रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है ये भी पढ़ेंगे, रिपोर्ट में क्या क्या डाटा आया है ये भी पढ़ेंगे, और रिपोर्ट में इंडिया की कौन सी सिटीज है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इन 3 जगह से ही आ सकता है. दूसरा टॉपिक हम लेंगे ओरंगटन डिप्लोमेसी. अब ये ओरंगटन डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी तो पता है सबको कि डिप्लोमेसी का मतलब होता है द स्किल्स ऑफ मैनेजिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस, कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे मैनेज कर सकते हो, दैट इज डिप्लोमेसी. बट ये नई डिप्लोमेसी कौन सी आ गई मार्केट में ओरंगटन, और कौन सी कंट्री की तरफ से ये स्टार्ट हुई है, सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी. तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे किर्गिस्तान वायलेंस. काफी आप देख रहे होंगे कि अभी कम से कम 3 से 4 जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है ना उनकी डेथ भी हो गई किर्गिस्तान में. हालांकि जो वहां पे वायलेंस हुआ है, एक हॉस्टल में हुआ है वायलेंस, और वहां पे मतलब इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बच्चों को थ्रेट भी किया गया, और यहाँ तक कि 2 से 3 बच्चे को डेथ भी हो गई है. क्यों डेथ हुई है या इसमें से एग्जाम से रिलेटेड क्या टॉपिक बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा. और लास्ट जो टॉपिक आज हम लेंगे वो लेंगे स्पेन का, कि स्पेन 99th मेंबर बन चुका है किसका? आईएसए का. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आईएसए इसका मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है फ्रांस के साथ, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो इतनी हाई लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, उसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो हम आईएसए के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि 99th मेंबर कौन बना है, अभी स्पेन बना है. इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक. रिमाइंडर आपके लिए आज कोई नहीं है, मेरी तरफ से एक रिमाइंडर है दैट हमेशा याद रखना, दैट ह्यूमन हैव एबिलिटी टू डू एवरीथिंग. मैं हमेशा रिपीट करता हूं, ये 4 से 5 लेक्चर बाद में रिपीट कर देता हूं, दैट ह्यूमंस हैव एबिलिटी टू डू एवरीथिंग. डू नॉट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, ठीक है. तुम कुछ भी कर सकते हो. क्या चाहिए तुम्हें? कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी. बस डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो वो बर्डन फील नहीं होगा. डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे वो बर्डन फील नहीं होगा, जो कि एग्जाम टाइम पे प्रेशर हो जाता है, पीक पे चला जाता है, ठीक है. इसीलिए हम क्लास को करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले लेते हैं क्या? रिपोर्ट के बारे में. सो रिपोर्ट के बारे में इन डिटेल में करेंगे. पहले पढ़ लेते हैं ये रिपोर्ट न्यूज में क्या आया था. सो न्यूज की हेडलाइन है, सेम उठा के रख दी है कि 3 cities in India ranked in top 50 cities for startup worldwide. किसके लिए है ये किसके लिए आया है रिपोर्ट? ये आई है रिपोर्ट स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है भाई, स्टार्टअप्स के लिए आई है. रिपोर्ट का नाम क्या है? सबसे पहली बात, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रैंकिंग फॉर द बेस्ट स्टार्टअप सिटीज, ठीक है. सो रिपोर्ट का क्या नेम निकाला है? बेस्ट स्टार्टअप सिटीज रिपोर्ट का नाम है. किसने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है? पिच बुक ने. किसने करी है? पिच बुक ने, ठीक है. सो पब्लिश किसने करी है? पिच बुक ने करी है, ये बात याद रख लो. पिच बुक की तरफ से कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हुई है? सिटीज, कौन सी सिटीज है? ग्लोबल रैंकिंग फॉर द बेस्ट स्टार्टअप सिटीज, ठीक है. डन ग्रेट. अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे पास आती है वो आती है इंडिया की. तो इंडिया की कौन सी सिटीज आई है? देखो ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है.
टॉप 50 सिटीज को हम एनालाइज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और उन टॉप 50 सिटीज में से इंडिया की भी 3 सिटीज है जहां पे स्टार्टअप अच्छा है, और वो सिटीज कौन सी है? 32nd प्लेस पे आती है मुंबई, सबसे पहले मुंबई आती है, फिर आती है बेंगलुरु 34th प्लेस पे, और गुरुग्राम 48th पे। अब खुद एक आइडिया लगा के मुझे बताओ कि अगर आप इंडिया के अंदर बैठे हो, अगर आप इंडिया के अंदर बैठे हो तो कहां कहां पे सबसे ज्यादा कंपनीज हैं, कहां कहां पे लोग ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया के ही अंदर काम करने के लिए? तो आपके सामने खुद आ जाएगा कि गुरुग्राम के अंदर बहुत लोग जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज हैं। दूसरा, लोग बेंगलुरु में बहुत जाते हैं क्योंकि बेंगलुरु में बहुत आईटी हब है। तीसरा, मुंबई में भी लोग जाते हैं बहुत सारे काम करने के लिए। सो ये तीनों का तीनों हैं। इनका न्यूमोनिक्स भी मैं आपको बता देता हूं, आप इसको याद रख सकते हो बीजीएम से, बीजीएम से आप इसको याद रख सकते हो, बीजीएम से। अब बीजीएम क्या है? अगर किसी को मर्सिडीज गाड़ियां अच्छी लगती है, मुझे लगती है मर्सिडीज के शू अच्छे लगते हैं, क्योंकि मर्सिडीज प्यूमा के साथ कोलैबोरेट करके शूज निकालते हैं, ठीक है। सो अगर आपको वो शूज अच्छे लगते हैं तो वहां पे आप बीजीएम का टैग देखोगे, जो कि इनका एक लोगो होता है मर्सिडीज वालों का, जो कि स्पोर्ट्स गाड़ियां होती है। सो बीजीएम से आप याद रख सकते हो बेंगलुरु, गुरुग्राम, मुंबई, और ये डन हो गया आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म। सो सिटीज की, स्टार्टअप सिटीज की रिपोर्ट आई है, पिच बुक ने पब्लिश करी है। इंडिया की 3 सिटीज है, कौन सी सिटीज है मैंने बता दिया। रैंकिंग मोर स्पेसिफिकली इनकी नहीं पूछी जाएगी कि ये 32 पे है, ये 34 पे है, ये 48 पे है, इतना इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, बट आपको सिटीज पता होनी चाहिए कि कौन सी लिस्ट में एडिट है। आगे जाके मैं बताऊं आपको कि अगर इंडिया में किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप की लिस्ट में आना है तो वो कौन बताएगा, कौन डिसाइड करेगा? तो वो डिसाइड करता है DPIIT। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब एक तो ये मिनिस्ट्री, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये 2 मिनिस्ट्रीज डिसाइड करती हैं कि कौन सी, कोई भी बिजनेस अगर सेटअप हो रहा है ना, तो वो बिजनेस एक स्टार्टअप है या नहीं है। ये कौन डिसाइड करती है? ये 2 इंडिया की मिनिस्ट्रीज डिसाइड करती हैं। थर्ड आता है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऑब्वियसली इंडिया में यहां तक के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न भी हुए थे, ठीक है। यहां पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, यूनिकॉर्न क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर इंडिया क्या है? पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्ल्ड में, और इंडिया रिकॉर्ड करता है 114 यूनिकॉर्न से। मतलब मान लो कि एक बिजनेस आज स्टार्ट होता है, कल दूसरा बिजनेस स्टार्ट होता है, फिर तीसरा बिजनेस स्टार्ट होता है, ऐसे करके 144 यूनिकॉर्न्स इंडिया का रिकॉर्ड है। 144 यूनिकॉर्न्स एज ऑफ मार्च 2024। अभी अगर मार्च 2024 तक देखें तो 114 न्यू यूनिकॉर्न्स सेटअप हो चुके हैं, जो कि 23-22 से चलते आ रहे हैं अब तक। अब यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न का सिंपल मतलब होता है कोई भी ऐसा बिजनेस, मैं स्टार्ट करता हूं या फिर आप स्टार्ट करते हो, कोई भी ऐसा बिजनेस अगर स्टार्ट किया जाए और उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो वो 1 बिलियन की हो, इन्वेस्टमेंट क्या हो, 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो, तो वो बिजनेस का नाम हो जाता है यूनिकॉर्न। बस ये खाने वाला कॉर्न नहीं है, ठीक है। को क्या है ये है यूनिकॉर्न। अब जैसे यूनिकॉर्न होता है ना, ऐसे ही और भी कॉर्न होते हैं, जैसे कि होता है सोनिकॉर्न, जैसे कि सोनिकॉर्न भी होता है, मिनीकॉर्न भी होता है, मिनीकॉर्न भी होता है, ऐसे यूनिकॉर्न हो गया, हेक्टोकॉर्न भी होता है, सबसे बड़ा हेक्टोकॉर्न होता है। एप्पल जो कंपनी है ना वो हेक्टोकॉर्न के अंदर आती है, एप्पल, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्न्स जानने हैं तो मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है 30 सेकंड का। कितने होते हैं 30 सेकंड? कुछ भी नहीं होते ना। 30 सेकंड के अंदर आपको टॉप 5 कॉर्न्स के बारे में पता चल जाएगा। मिनी कॉर्न, सोनी कॉर्न, यूनिकॉर्न, हेक्टोकॉर्न, ऑक्टोकॉर्न, इन 5 कॉर्न के बारे में पता चल जाएगा कौन कौन सी कंपनी इनके अंदर आई है। शॉर्ट्स की वीडियो में लिंक में लगा दूंगा, लिंक पे सिर्फ क्लिक करना है, 30 सेकंड, मात्र 3 सेकंड में, 30 सेकंड के अंदर आपको पता लग जाएगा कॉर्न्स के बारे में, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया है कि सोनी कॉर्न होता है, मिनी कॉर्न होता है, यूनिकॉर्न होता है, हेक्टोकॉर्न होता है और ऑक्टोकॉर्न होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉर्न्स होते हैं। कॉर्न्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी अपने स्टार्टअप में, उसके हिसाब से आपको डेडिकेट किया जाएगा कि वो क्या है। अगर स्टार्टअप 100 बिलियन तक पहुंच जाए ना तो वो कंपनी आपकी यूनिकॉर्न नहीं, वो हेक्टोकॉर्न के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो हमने स्टार्टअप्स के लिए लिए। इंडिया की तरफ से कौन से इनिशिएटिव थे जो स्टार्टअप के लिए लिए गए। रिपोर्ट खत्म हो गई। यहाँ पे रिपोर्ट में आपको यही 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब 1 पॉइंटर्स भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। यूनिकॉर्न पूछ सकते हैं कि क्या होता है, सोनिकॉर्न पूछ सकते हैं क्या होता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं।
प्लस डिटेल में अगर आपको जाना है 30 सेकंड का शॉर्ट्स है, लिंक में मैं आपको लिंक लगा दूंगा शॉर्ट्स का, देख लेना, ठीक है। और नोट डाउन करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पांचों के पांच कोन इंपॉर्टेंट, सोनिकोन, मिनिकोन, यूनिकोन, हेक्टोकोन, ऑक्टोकोन, ठीक है। अब इनिशिएटिव्स क्या है जो इंडिया ने लिया, इंडिया ने लिया था एक स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया इंडिया ने स्टार्ट किया था, किसकी तरफ से स्टार्ट हुआ था? ऑब्वियसली ये उसकी तरफ से स्टार्ट हुआ था जो इंडिया में बताती है कोई भी बिजनेस को कि वो स्टार्टअप है या नहीं है, तो वो कौन है? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, राइट, ग्रेट। ये हो गया। उसके बाद हो गया अटल इंक्यूबेशन सेंटर से, ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था नीति आयोग की तरफ से। अब क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, वैसे तो रेयर है कि ये क्वेश्चन आए, बट आ सकता है क्वेश्चन कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स इनिशिएटिव किसकी तरफ से लॉन्च किया गया था? तो ये किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने। देखो सिंपल हमने देखा कि स्टार्टअप की एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, इंडिया की कौन सी सिटीज उसके अंदर, साथ के साथ हमने देख लिया 5 डिफरेंट टाइप के कौन से, और हमने ये भी देख लिया कि स्टार्टअप के अंदर इंडिया के कौन कौन से इनिशिएटिव है। तो अब स्टार्टअप का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा कि आप खुद बताइए मुझे, नहीं छूटेगा कोई भी क्वेश्चन आपसे, ठीक है। सो नीति आयोग हो गया। स्टार्टअप ग्रांट, ये टॉपिक आया था कि स्टार्टअप ग्रांट ये निधि प्रोग्राम था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से। कौन सा? स्टार्टअप ग्रांट। स्टार्टअप ग्रांट मतलब अगर आप स्टार्टअप करो हम आपको ग्रांट देंगे, ठीक है। ये वाला इनिशिएटिव किसने निकाला था? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। उसके बाद मार्क पोर्टल आया था एक। मार्क पोर्टल का मतलब होता है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस, ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप। ये भी किसने निकाला था? ये भी DPIIT ने निकाला था। ये सारे इनिशिएटिव हैं जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, वन वर्ड आपको याद रखना है। मार्क पोर्टल किसने निकाला था? DPIIT ने निकाला था। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स किसने निकाला था? नीति आयोग ने निकाला था। डेट्स इट, खत्म, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होते हैं। और उसके बाद हम चले जाते हैं अगले टॉपिक पे। कौन से टॉपिक पे? एक नई टाइप की डिप्लोमेसी आई है मार्केट में। अब आपको हेडलाइन पढ़ते ही पता तो लग गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। Malaysia is aiming to improve its environmental image by putting forward orangutan diplomacy, a type of animal diplomacy। ये थी न्यूज। अब न्यूज में था सिर्फ इतना। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रिसेंटली एनिमल डिप्लोमेसी, जो कि एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी होती है, जो क्या होती है? एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है, वो किस कंट्री द्वारा चलाई गई है रिसेंटली? सो रिसेंटली में नाम आ जाएगा मलेशिया का। सेकेंडली वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, एनिमल डिप्लोमेसी का नाम ना ले तो वो पूछ सकते हैं कि ओरंगटन डिप्लोमेसी। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे जो ये है, ये जो लग रहा है ना मंकी जैसा, ये मंकी नहीं है, उनकी फैमिली से जरूर ये बिलोंग कर सकता है। इसका नाम होता है ओरंगटन, और इसको देने की बात की गई है इस डिप्लोमेसी के अंडर। मतलब अब एनिमल डिप्लोमेसी में क्या होता है, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं मलेशिया की। मलेशिया कह रहा है कि जो जो कंट्रीज हमसे पाम ऑयल को इंपोर्ट कर रही हैं, तो इससे मलेशिया का फायदा हो रहा है क्योंकि वो मलेशिया से वो ऑयल को ले रही हैं। सो मलेशिया कह रहा है एज अ गिफ्ट हम चाहते हैं इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी को यूज किया जाए, और जो जो कंट्रीज हमसे ट्रेड में अच्छी है उनके साथ हम इसको गिफ्ट के तौर पे एक्सचेंज करें, एक्सचेंज नहीं करें, उनको गिफ्ट दे, ताकि हमारी दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस क्या हो जाएं? अच्छे हो जाएं। इसका मतलब होता है एनिमल डिप्लोमेसी, ठीक है। सो एनिमल डिप्लोमेसी क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स गिविंग और लैंडिंग ऑफ एनिमल एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। सो याद रखना एक एनिमल डिप्लोमेसी नाम की भी चीज होती है। इसके एग्जांपल पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। एग्जांपल सुन लीजिए कि क्या ये पहले भी हुआ है? हाँ। सो पहले कैसे हुआ? चाइना की पांडा डिप्लोमेसी। सो चाइना भी अपने पांडा को शेयर कर चुका है, एज अ गिफ्ट दे चुका है दूसरी कंट्रीज को, अपनी पांडा डिप्लोमेसी को यूज कर चुका है। चाइना तो पता नहीं क्या क्या यूज कर चुका है, ठीक है। अभी सबको डेप्थ ट्रैप के अंदर गिर रहा है वो। उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया की कोगला डिप्लोमेसी। अब ये भी एक एनिमल का नाम है जो वहां पे होता है, छोटा सा काफी क्यूट सा होता है। सो ये ऑस्ट्रेलिया की डिप्लोमेसी है। सो कंट्रीज टाइम टाइम पे ऐसी डिप्लोमेसी यूज करती हैं ताकि उनका जो रिलेशन है वो दूसरी कंट्रीज के साथ अच्छे स्केल पे बना रहे। ऐसे ही मलेशिया ने शुरू करा है ओरंगटन डिप्लोमेसी, क्योंकि ये मलेशिया में पाया जाता है। अब इसका क्या करना है? उनको फ्रेंडशिप के तौर पे लैंडिंग करनी है इस एनिमल की दूसरी कंट्री के साथ, ताकि उनके रिलेशन उनके साथ क्या रहे? अच्छे रहे। अब दिस क्रिएचर पोजेस कल्चर सिग्निफिकेंस। अब बताओ मुझे एक बात कि मलेशिया इसी को क्यों शेयर कर रहा है? सो कोई भी कंट्री ऐसे एनिमल को शेयर करती है जिसके साथ उसके कल्चरल सिग्निफिकेंस जुड़े हुए हैं। मतलब कि वो जो एनिमल है ना, वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है उस कंट्री का, और वो कंट्री उस एनिमल को बहुत ज्यादा मानती है। आप खुद मुझे एक बात बताइए, सामने वाली कंट्री अगर देखेगी कि बेसिकली दूसरी कंट्री
अपने उस वैल्यूएबल एनिमल को हमारे साथ एक्सचेंज कर रही है, हमें गिफ्ट दे रही है, सो ऑब्वियसली वो तभी तो मानेगी ना कि हाँ यार वो एक गुड रिलेशन हमारे साथ एक्स्टेब्लिश करना चाहती है। सो बेसिकली जो ये क्रिएचर्स होते हैं ये कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं और ये इंडिजीनियस होते हैं कंट्रीज के, बहुत ज्यादा होते हैं कि वो इंडिजीनियस हो उस कंट्री के, ठीक है। अब कंसीडर एज एन एलिमेंट ऑफ सॉफ्ट पावर, मैंने बोला था ना ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर की तरह यूज होता है। अब इसमें जो बैड चीज है मेरे हिसाब से वो आती है, एक एथिकल इशू निकल के सामने आता है। क्योंकि जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, देखो एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाएगा जो मैंने बता दिया, और डिप्लोमेसी, कंट्री का नाम याद रखना मलेशिया, और कुछ एग्जांपल्स याद रखना जैसे कि चाइना ने भी यूज किया और ऑस्ट्रेलिया ने भी यूज किया, ठीक है। अब सीएपीएफ के अगर आप सीएपीएफ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सो आप इस चीज को एसए में भी यूज कर सकते हो। अगर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आपका एसए होगा, सो अगर ये यूज करोगे ना आप अपने एसए के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब काफी कैची रहेगा वो पॉइंट एग्जामिनर की आंखों में, ठीक है। अब सेकेंडली एक एथिकल इशू इससे जुड़ के क्या आता है कि कोई भी कंट्री एनिमल से तो नहीं पूछ रही ना कि बेसिकली क्या तुम दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो, नहीं पूछ रही ना। ऑब्वियसली ह्यूमंस, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बेसिकली सब ऐसा कर रहे हैं, बट ऑन अ मेजोरिटी ऑफ ग्राउंड ह्यूमंस एनिमल को यहां पे ट्रीट कर रहे हैं कि वो एक चीज है, एक एज अ ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या हो सकता है कि ह्यूमंस एनिमल को एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं कि दो कंट्रीज के बीच में एक अच्छे प्लेटफॉर्म में क्या रहे, मतलब अच्छे रिलेशंस मेंटेन रहे, तो वो एनिमल को एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। अब ये राइट उनको किसने दी, किसी ने नहीं दी, चलो ठीक है उस एनिमल को वो एक्सचेंज कर रहे हैं, बट यहाँ पे एथिकल इशू जरूर जुड़ के आता है, और एथिकल एंगल यही आता है कि बेसिकली एनिमल से तो उसकी राइट नहीं पूछी गई ना कि बेसिकली वो सच में माइग्रेट होना चाहता है या नहीं चाहता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, क्या पता उसका अपना एक फैमिली हो, उसका उस जिस कंट्री में वो अभी रह रहा है वहां पे उसकी अपनी एक फैमिली हो। सो ये क्वेश्चन है और ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बट एक अलग एंगल आता है इस टॉपिक का, आप सोच सकते हो खुद ही, ठीक है। इसी के साथ थर्ड टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है किर्गिस्तान वॉयलेंस से। सो किर्गिस्तान वॉयलेंस क्या है, न्यूज पढ़ लेते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स को इंक्लूड दोस फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान आर फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम लोकल एमिड ऑनगोइंग मॉब वायलेंस अगेंस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन बिशिक इन किर्गिस्तान। सो किर्गिस्तान में क्या हुआ है कि कुछ झगड़ा हो गया है किसी बात को लेके आपस कुछ स्टूडेंट्स में झगड़ा हो गया, वो झगड़ा इस कदार तक बढ़ गया है कि तीन लोगों की, जो पाकिस्तान के 3 पीपल्स थे, 3 स्टूडेंट्स की डेथ भी हो चुकी है, 3 स्टूडेंट्स की डेथ भी हो चुकी है, इतना ज्यादा वो हो गया। अब सीरियसली मैं बताऊं तो पता नहीं वह फाइट क्यों हुई है क्यों नहीं हुई है, और वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है भी नहीं। एग्जाम पे अगर हम फोकस करें सो किर्गिस्तान इतना ज्यादा हाईलाइट है, सो हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकल के एग्जाम में आ जाए। अब क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा जाएगा कि किसने किसको मारा, बट क्वेश्चन में ये जरूर पूछा जाएगा कि किर्गिस्तान कंट्री जो है उसकी लोकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। सो बेसिकली जो किर्गिस्तान कंट्री है वो एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, वो क्या है एशिया के बिल्कुल सेंटर में है, और एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब उसकी लैंड कोई भी ओशियन या सी को टच नहीं करती, तो वो एक लैंड लॉक कंट्री है। और उसकी बाउंड्री कंट्रीज कौन सी है, किर्गिस्तान की बाउंड्री कंट्री के से ही शुरू होकर कजाकिस्तान आती है जो नॉर्थ वेस्ट पे बॉर्डर पे है, उसके बाद चाइना भी इसके बॉर्डर पे आती है, तजाकिस्तान आती है और उज्बेकिस्तान आती है। सो 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो एक कजाकिस्तान के बॉर्डर पे करती है, एक तरफ से चाइना करती है, एक तरफ से उज्बेकिस्तान, एक तरफ से करती है तजाकिस्तान, एक तरफ से करती है कजाकिस्तान। नाम काफी सिमिलर से हैं, ठीक है। मेरे को भी स्टार्टिंग में काफी थोड़ा सा इशू आया था इसको याद करने में, बट अगर आप इसको डेली पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडली कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, बिशिक। अब इसी में वॉयलेंस हुआ है, इसकी कैपिटल में ही क्या हुआ है, वॉयलेंस हुआ है इसी कैपिटल में, ठीक है। करेंसी क्या है, किर्गिस्तान। और जो किर्गिस्तान है इसका जो हाईएस्ट माउंटेन है, जैसे कि अपना ये नेपाल में जैसे हमारे इंडिया में भी हाईएस्ट माउंटेन होते हैं, ऐसे ही वहां पे ये हाईएस्ट माउंटेन है किर्गिस्तान का। और हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है किर्गिस्तान का, जेंगिस चोकुसू या फिर विक्टोरी पीक, दोनों सेम है, दोनों के नाम याद रखना, दोनों मतलब सिमिलर हैं दोनों के दोनों। नेचुरल रिसोर्सेज जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गोल्ड, कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट पीपीटी शेयर कर दी जाएगी आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, ISA जो कि है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो न्यूज में ये है, पहले सबसे ऊपर जो हेडिंग है ना, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है एग्जाम के अंदर। आज मैं आपको क्वेश्चन तो देके नहीं जा रहा, बट अगर क्वेश्चन बनता एग्जाम से तो यही बनता कि रिसेंटली विच कंट्री गिवन बिलो, ऐसे फॉलोइंग आएगा, विच फॉलोइंग कंट्री बिकम द रिसेंट मेंबर ऑफ द ISA दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो अभी 99th मेंबर कौन सा बना है, स्पेन बना है। ऑप्शन आएगा स्पेन, टिक कर देना।
ज्यादा मत सोचना, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं आईएसए क्या होता है। सो आईएसए एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ट्रीटी पे बेस्ड है, मतलब ट्रीटी साइन हुई थी और तब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई थी, फॉर्मेशन में आई थी। सो ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ज्वाइंटली इंडिया और फ्रांस ने इसको 2015 में शुरू किया था, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बोला था, इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने क्या स्टार्ट किया है। सो आईएसए का जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो इंडिया और फ्रांस है। 2015 में उन्होंने स्टार्ट किया था। हालांकि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ऑफिशियली वो वर्किंग में कब आई थी, 2017 में वो वर्किंग में आई थी, राइट, ग्रेट। उसके बाद ये जब ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्च कर रहे थे ना, जब ये डिसीजन लिया गया था कि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे, जब इंडिया और फ्रांस ने ये डिसीजन लिया था, सो ये डिसीजन किस टाइम पे लिया गया था, जब एक मीटिंग चल रही थी COP21 की। कहां पे कर रही थी, COP21 की गाइडलाइंस थी ऐसी। जब COP21 हुई थी ना, सो COP21 ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी, उन गाइडलाइंस पे बेस्ड होके ये लॉन्च की गई था इनिशिएटिव। किसने, इंडिया और फ्रांस ने, ठीक है। ऑफ द ये तो पता ही है सबको, COP21 क्या होता है, पेरिस वाली, ये सबको पता ही होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ ये उसको लेके हो जाती है, मतलब कोप होता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है, ये मीटिंग होती है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि कोप वाला है, इसकी अलग वीडियोस निकाल ली जाएगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए इसके ऊपर वीडियो तो मुझे बताना। नेक्स्ट हम जाते हैं 2021 में, जो जनरल असेंबली है, ऑब्जर्वर स्टेटस दिया था आईएसए ने, मतलब यूएन जनरल असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, उसने आईएसए को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया था। मतलब कि जो जितने मेंबर्स आईएसए में है ना, यूएन क्या होता है ना कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक मीटिंग होती है। सो जिन जिन कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस मिलता है वो जाके वो मीटिंग में क्या कर सकते हैं, वो मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2021 में यूएन जनरल असेंबली ने क्या किया था, आईएसए को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया था। अब आईएसए का हेडक्वार्टर कहां पे है, गुरुग्राम, इंडिया के अंदर हेडक्वार्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात आती है, यहां पे स्टार मार्क लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ये लास्ट टॉपिक है आज का, सो ध्यान से सुनना ये वाली बात। आईएसए ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, जैसे कि सब कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते हैं। आपका इनिशिएटिव है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, मेरा इनिशिएटिव है कि मुझे डेली आपको करंट इवेंट्स से अपडेट करना है, ठीक है। ऐसे ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी एक इनिशिएटिव है, बहुत फेमस इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव का नाम है टूवर्ड 1000 स्ट्रेटजी। अब 1000 स्ट्रेटेजी से क्या मतलब है कि इनके 3 सब इनिशिएटिव है, तीनों में 1000 वर्ड यूज किया गया है। जैसे कि इनकी जो 1000 स्ट्रेटेजी है, ये क्या चाहते हैं कि वो मोबिलाइज करे यूएस $1000 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलर बाय 2030, मतलब 2030 तक ये चाह रहे हैं कि 2030 तक $1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाए, कहां पे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर। सेकंड, डिलीवरिंग करे एनर्जी एक्सेस टू डैश मिलियन पीपल। अब दूसरा जो सब टॉपिक है, 1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो जाए, 1000 मिलियन लोगों को हमारा क्या मिल जाए, डिलीवरी मिल जाए, एनर्जी एक्सेस मिल जाए इससे, जो कि सोलर पैनल्स बिछाए जा रहे हैं। अब थर्ड है इंस्टॉलेशन ऑफ 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी, और 1000 गीगावाट की कैपेसिटी एनर्जी को हम इंस्टॉल कर पाए। सो ये 3 सब मिशन है 1000 स्ट्रेटजी के अंदर, ठीक है। $1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आए, 1000 मिलियन लोगों को ये एनर्जी जो है हम प्रोड्यूस करें सोलर एनर्जी वो मिल जाए, और साथ में हम प्रोड्यूस कर पाए 1000 गीगावाट ऑफ एनर्जी। ये 3 टॉपिक्स है, याद रखना इसको। और आईएसए के जो टॉपिक्स है वो क्या है, वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, कसम से ये पेपर में ना पूछ लिया जाता है, और बहुत से छोटे छोटे पेपर्स में पूछा भी है, क्योंकि ये रिसेंट का नया तो नहीं है, बट ये पूछ लिया जाता है। वन नेशन, एक ही नेशन है, वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव जो है ये, सॉरी वन सन है, एक ही हमारा सूरज है, क्योंकि हम पावर ग्रिड बिछाएंगे और सन से क्या लेंगे, हीट लेंगे, और हम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। सो वन सन है, एक ही दुनिया है, और वन ग्रिड है। ये इनिशिएटिव है आईएसए का, जो कि इंडिया और फ्रांस और बाकी 98 कंट्रीज भी हैं उसके अंदर, ठीक है। एम्स करती है कनेक्ट डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स थ्रू अ कॉमन ग्रिड दैट विल बी यूज्ड टू ट्रांसफर रिन्यूएबल एनर्जी पावर। अब सेकंड इनिशिएटिव आता है जो ग्लोबल सोर्स फैसिलिटी, ऐसे सोलर टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल सोलर। तो सोलर से रिलेटेड इनिशिएटिव है, याद रख सकते हो आप। इसी के साथ क्लास को करते हैं खत्म। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए हो, चारों के चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको कितना याद रखना है, इतना ही याद रखना है। डिप्लोमेसी से रिलेटेड ओरंग डिप्लोमेसी है, किसने स्टार्ट करी है, एक नई रिपोर्ट आई है, किसके द्वारा पब्लिश हुई है, इंडिया की कौन कौन सी सिटीज उसके अंदर है, बीजीएम उसके अंदर है, बेंगलुरु हो गया, गुरुग्राम हो गया, मुंबई हो गया उसके अंदर हो गया, ठीक है।
और साथ में आपको किर्गिस्तान कंट्री है तो वहां पे वायलेंस जरूर हुई है, बट आपको लोकेशन वाइज उसके बारे में याद रखना है, ठीक है। और लास्ट में क्या हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, कौन कौन से इनिशिएटिव है, प्लस उसकी नए मेंबर कौन सी बनी है कंट्री, कौन सी कंट्री बनी है, स्पेन बनी है उसकी नई मेंबर। इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड, मिलेंगे कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।